बीए फाइनल के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज ऑनलाइन क्लास का दूसरा दिन है। कल जो है हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या बताया। आधा प्रश्न तो जो है वो कल हो गया था और शेष प्रश्न जो है आज की क्लास में पूरा करवाया जाएगा। थोड़ा सा कल वाले पे एक बार ब्रीफली नज़र आपको बता दूं ब्रीफली कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत जो दिया था, न्याय क्या था। न्याय जो है वर्तमान के न्याय की तरह नहीं था, जैसे अपने आज सोचते हैं कि जो न्यायाधीश या कोर्ट्स के द्वारा जो न्याय होता है वो न्याय नहीं था। इसकी न्याय एक नैतिक धारणा के रूप में इसका प्रयोग किया था। इसने बताया था कि मनुष्य जो है अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसके कर्तव्य निर्धारित हैं उनका वो पालन करे, तो इस दृष्टि से जो है वो न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। अब न्याय से पहले कुछ प्रचलित धारणाएं भी बताई थी, जिसमें सेफलस और पॉलीमार्क्स जो थे वो कह रहे थे कि सत्य बोलना और कर चुकाना न्याय है, और मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करो, शत्रु के साथ शत्रु का व्यवहार करो, जिसका प्लेटो ने खंडन भी किया। और क्रांतिकारी सिद्धांत जो है थ्रेसिमेक्स का था कि शक्तिशाली का हित न्याय है और अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। ये बातें थ्रेसिमेक्स ने कही थी, प्लेटो ने इनकी भी आलोचना की। और लास्ट सिद्धांत अपने ने बताया था न्याय का कार्य कारण सिद्धांत। ग्लाउकन ने दिया था कि न्याय जो है भय का शिशु है, कि लोग न्याय का पालन भय से करते हैं, जिसकी भी आलोचना प्लेटो ने की कि लोग अंतरात्मा से करते हैं इसका पालन और भय से नहीं करते हैं। आज जो है हम ये कुछ पूर्व प्रचलित सिद्धांत थे, उसके बाद प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में इन सिद्धांतों की जो पहले चल रहे थे उनका आलोचना करके प्लेटो ने जो अपना न्याय का सिद्धांत दिया था वो क्या था। एक तो मैंने पहले बताया था कि न्याय के बारे में ये धारणाएं बिल्कुल क्लियर कर लो कि आज के न्याय से और प्लेटो का न्याय दोनों अलग अलग हैं। प्लेटो का न्याय नैतिक धारणाओं पे, धार्मिक भावनाओं पे आधारित है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को आज अपने पढ़ेंगे। देखो, प्लेटो ने जो है ना मनुष्य की आत्मा के 3 तत्व माने हैं। एक उसने माना था विवेक, बुद्धि, एक होता है साहस, और तीसरा होता है इंद्रिय तृष्णाएं। ये 3 तत्व माने उसमें उसने बताया, और इन तत्वों के आधार पर ही उसने राज्य में 3 वर्ग बांट दिए। एक शासक राजा यानी कि, और एक सैनिक वर्ग, और तीसरा उत्पादक वर्ग। देखो, एक एक की व्याख्या इसमें अपने करेंगे। सबसे पहला तत्व है विवेक। प्लेटो कहता है कि जिस मनुष्य के अंदर विवेक यानी बुद्धि का तत्व ज़्यादा है, जो ज़्यादा बुद्धिमान है, ब्रिलियंट है, जिन लोगों में विवेक का तत्व ज़्यादा प्रबल है वह शासक वर्ग की श्रेणी में जाएंगे। और इसमें जो है सबसे जो बुद्धिमान होगा वह दार्शनिक राजा बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसके बाद हम दार्शनिक राजा का करेंगे पूरा का पूरा। तो उसमें बताया जाएगा शासकों में से दार्शनिक राजा किस तरीके से एक तैयार होगा। वो पूरा प्रश्न आगे हम नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे प्लेटो के न्याय के बाद वो दार्शनिक राजा का करेंगे। तो जो सबसे बुद्धिमान होगा वो दार्शनिक राजा, यानी बुद्धि का तत्व जिन लोगों के बीच में होगा, जब से ज़्यादा बुद्धि का तत्व जिन लोगों में विद्यमान होगा वह शासक वर्ग की श्रेणी में जाएगा। और जिन लोगों में साहस ज़्यादा होगा, बल ज़्यादा होगा, वो सैनिक वर्ग की श्रेणी में जाएंगे, क्योंकि सैनिक जो हैं वो देश की रक्षा करते हैं। और जो लोग देश की रक्षा करते हैं उनमें साहस, हिम्मत बहुत होनी चाहिए, बल बहुत होना चाहिए। साहस होगा तो ही वो जो है दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए उसने कहा कि जिसमें साहस का तत्व है ज़्यादा वो सैनिक वर्ग की श्रेणी में आएगा। और तीसरा इसने बताया इंद्रिय तृष्णाएं, इच्छाएं, जिनमें विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, इंद्रिय तृष्णाएं। वो इंद्रियां देखो, ये नाक, कान, मुंह, ये सब इंद्रियां हैं हमारी, जिनमें लोगों में इंद्रियों की तृष्णा बहुत ज़्यादा, इच्छाएं बहुत होती हैं जिन लोगों के अंदर, वो सारे के सारे उत्पादक वर्ग में आ जाएंगे। भाई शासक और सैनिक को बच के जो भी बच गए, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो दर्जी का काम कर रहा है, चाहे वो नाई का काम कर रहा है, चाहे वो कोई व्यापार कर रहा है, ये सारा का सारा वर्ग जो है वो उत्पादक वर्ग के अंदर आ जाएगा। शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, तीनों की अलग अलग व्याख्या जो है प्लेटो ने कर दी। जिसमें बुद्धि का तत्व ज़्यादा है वो शासक वर्ग, जिसके अंदर साहस ज़्यादा है वो सैनिक वर्ग, और जिनमें इंद्रिय तृष्णाएं ज़्यादा हैं, इच्छाएं ज़्यादा हैं, यानी जो दोनों को छोड़ के बच गया, सारा का सारा वर्ग उत्पादक वर्ग कहलाता है। अब प्लेटो की न्याय की मूल धारणा देखो। प्लेटो कहता है
कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसमें जो गुण है उस हिसाब से उसका वर्ग उसने डिफाइन कर दिया। तो ये कहता है कि जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा है, उसके जो निर्धारित कार्य हैं, वह सिर्फ उन्हीं को करे और उन्हीं में विशेषज्ञता हासिल करे, एक्सपीरियंस उसी में हो, उसी का विशेषज्ञ वह बने, और दूसरे किसी भी वर्ग के कार्यों में वो हस्तक्षेप न करेगा, तो न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब जो जिस वर्ग में बांट दिया कि अगर जैसे कोई टीचिंग का काम कर रहा है, तो वो सिर्फ उसी काम को करे, क्योंकि वो उसी काम को करता जाएगा तो उसी में वो एक्सपर्ट हो जाएगा, उसी का विशेषज्ञ हो जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपना काम कर रहा है, सैनिक वर्ग अपना काम करेंगे तो उसी वर्ग के अंदर वो रहेंगे, वही काम करेंगे, तो धीरे धीरे वो उसके पूरे एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति जिसको जो निर्धारित कार्य सौंपा गया है उसी कार्य को करे, उसी में विशेषज्ञता हासिल करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करे किसी भी तरीके का। तो यही क्या है? न्याय सिद्धांत है। देखो, फोस्टर था एक विचारक जिसने कहा कि सामाजिक न्याय जो है विचार भवन, सामाजिक न्याय का जो विचार है वो जैसे भवन निर्माण करने वाला शिल्पी या वास्तुकार जो होता है ना, उसकी तरह है। जैसे वो क्या है कि मेन वो हेड होता है और उसके नीचे बहुत से काम करते हैं लोग, तो वो सबका ध्यान रखता है, सब कारीगरों पे नियंत्रण रखता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना जो काम सबसे ढंग से कर रहा है क्या, और काम में किसी तरीके की गलती तो नहीं आ रही। बस न्याय का भी सेम ही उद्देश्य है। ये इसका मतलब है कि ये सभी पे नियंत्रण रखता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे और जो है काम में किसी प्रकार की त्रुटि ना आए। तो न्याय एक नैतिक रूप से सभी को जो है वो नियंत्रित करता है। सेबाइन जो है वो न्याय के बारे में कहता है कि ये न्याय जो है समाज में एकता का सूत्र बांधता है, ये लोगों के अंदर जो है तालमेल बिठाता है। क्योंकि देखो, जब व्यक्ति अपना कार्य करेंगे और अपने अपने कार्य करेंगे तो सारे व्यक्ति और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो लोगों में एकता भी बनी रहेगी। क्योंकि देखो, जब काम व्यक्ति अपना करे और दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आपस में प्रेम प्यार भी बना रहेगा। तो इससे सामाजिक एकता जो है वो सुदृढ़ होगी, सामाजिक एकता बनी रहेगी। वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है जिसने अपना वो जो कर्तव्य चुन लिया है, बस उस कर्तव्य का पालन करे। और यही तो है, यही जो है वो व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी है। क्योंकि जो हमने काम चुन लिया हम उसी काम के अंदर रहें, उसी काम को हम परफेक्ट रूप से करें और उसी काम के माध्यम से हम अपने अपने समाज का योगदान दें। तो इससे जो है न्याय की प्राप्ति संभव हो पाएगी। न्याय मैंने बताया कि नैतिक है इसका, जैसा कि आज के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसी से है न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखते हैं इसके सिद्धांत की विशेषताएं। देखो, प्लेटो के सिद्धांत, न्याय सिद्धांत की जो है वो 6 विशेषताएं और 6 इसकी आलोचनाएं बताई हैं। तो देखो, विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट है कि नैतिक सिद्धांत। ये देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो कोई कानूनी धारणा नहीं है, बल्कि ये नैतिक सिद्धांत है, नैतिक है और सर्वव्यापी भी है। ये जो है मनुष्य को केवल कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये नैतिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी कहता है। देखो, कानूनी कर्तव्य तो हम जैसे वर्तमान में देखते हैं कि जो कानून बने हैं, कानून के नियम हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पालन करते हैं। लेकिन हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य भी होते हैं, अपने परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हमारे समाज के प्रति जिम्मेदारी। हर व्यक्ति के साथ जो है कहीं न कहीं उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी के साथ तय होती है। तो अपने समाज के प्रति, राज्य के प्रति, घर के प्रति जो जिम्मेदारियाँ हैं वो सारी हमारी जो है वो नैतिक कर्तव्यों से पूरी होती है। तो ये जो प्लेटो का सिद्धांत है व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों पर बल देता है। इसलिए ये सिद्धांत जो है कानूनी सिद्धांत ना होकर नैतिक सिद्धांत है, और इसमें किसी भी मतलब कानूनी धारणा के साथ साथ में इसमें नैतिक सिद्धांतों का भी समावेश किया गया है। दूसरा पॉइंट है, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है। यानी न्याय जो है एक आत्मा का तत्व है हमारे। न्याय जो है प्लेटो का कृत्रिम और कोई बाह्य वस्तु नहीं है। ये जो है मनुष्य के अंतरात्मा से पैदा होता है। अंतःकरण की एक भावना, एक पवित्र भावना है जिसका जो मेन थीम है वो आत्म संयम है, त्याग है। क्योंकि देखो, व्यक्ति जो है वो आत्मा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, अंतरात्मा से। तो ये अंतरात्मा का एक गुण है, व्यक्ति अंतरात्मा से प्रभावित होकर अपने अपने कर्तव्यों, जो उसके कर्तव्य बनते हैं, उन कर्तव्यों का अगर वो पालन करता रहेगा
तो निश्चित रूप से जो है वो न्याय की प्राप्ति होगी। मनुष्य भी जो है अगर नैतिक कर्तव्यों को पूरा करेगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन भी श्रेष्ठ होगा और आगे राज्य और समाज का भी विकास होगा। इसलिए जो न्याय है प्लेटो का कोई थोपा नहीं गया है, किसी प्रकार का ऐसा नहीं है इस पर कोई इसने विशेष कानूनी बंधन लगा दिया है। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत से कानून बने हुए हैं, तो हम जो है उन कानूनों का पालन भय से करते हैं, डर से करते हैं। हमें पता है कि अगर ऐसा हम गलत करेंगे तो इसके प्रति हमें कोई सज़ा मिलेगी या ऐसा। लेकिन प्लेटो वाला न्याय जो है वो कानूनी नहीं है, ये सिर्फ अंतरात्मा से पैदा होता है। व्यक्ति जो है इसका पालन अंतरात्मा से करता है, अपनी आत्मा से, कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। बहुत से काम नैतिक होते हैं, जैसे हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़ों से शिष्टता से बोलते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, ये सब नैतिक बातें हैं। और हम जो है इन बातों के लिए अंतरात्मा से प्रेरित होते हैं कि हमें हाँ ऐसा करना चाहिए। तो प्लेटो का सिद्धांत, जो न्याय का सिद्धांत है, वो भी प्लेटो कहता है कि ये कोई बाह्य या कृत्रिम वस्तु नहीं है किसी भी तरीके की, ये सिर्फ मनुष्य की आत्माओं से पैदा होता है, अंतरात्मा से पैदा होता है। इसलिए प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो जीवन का एक आंतरिक तत्व है, आत्मा का एक तत्व है। तीसरा पॉइंट है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। देखो प्लेटो ने जो है वो 3 वर्ग बांट दिए राज्य में, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। और न्याय सिद्धांत की मूल थीम ये थी कि तीनों के तीनों वर्ग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें और कार्य के अंदर विशिष्टता हासिल करें, उसमें एक्सपीरियंस करके और जो है वो उसके विशेषज्ञ बने। एक ही काम को अगर व्यक्ति करता जाएगा और कोई दूसरा काम नहीं करेगा तो जो काम वो कर रहा है उसके अंदर वो विशेषज्ञ बन जाएगा, उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो 3 वर्ग उसने बांट दिए और तीनों को उनके अलग अलग काम बांट दिए। जब प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करेगा तो उस कार्य के अंदर वो विशिष्टता हासिल कर लेगा, उस कार्य में परफेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है अगर जैसे वो दर्जी का काम कर रहा है तो कई अगर उसको काम बदलने की इजाज़त नहीं है, प्लेटो के सिद्धांत के अंदर आपको वर्ग बदलने की इजाज़त नहीं थी कि आपने जो काम चुन लिया, आपके बुद्धि के हिसाब से आपको जो काम मिला है आप बस वही काम करेंगे। हालांकि बाद में इसने थोड़ा ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि का तत्व ज़्यादा हो जाए तो उसका वर्ग बदला जा सकता है, लेकिन शुरू में उसने इस सिद्धांत में यही कहा कि जो है जिसको जो कार्य मिला है वह उसी कार्य को करेगा। तो जो व्यक्ति, जैसे मैंने बताया कि कोई व्यक्ति दर्जी का काम कर रहा है और वो करता ही जाएगा 5 साल 10 साल, तो उसके अंदर इतना परफेक्ट हो जाएगा वो कि जो है विशेषज्ञता हासिल कर लेगा, उसमें कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, उसमें विशिष्टता हासिल कर लेगा। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग में रहते हुए अपने अपने कार्यों को करता है तो उसमें वो विशिष्टता हासिल कर लेता है। और जब समाज के सभी लोग अपने अपने कार्यों के अंदर एकदम परफेक्ट होंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होगा, दोनों उन्नति करेंगे, दोनों प्रगति के पथ पर चलेंगे। इसलिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है। चौथा पॉइंट है सावयव एकता का सिद्धांत। देखो सावयव सभी अवयवों में एकता, तो ये जो है अगर जैसे बताया कि मैंने तीनों वर्ग हैं, शासक, सैनिक, उत्पादक वर्ग, तीनों के तीनों वर्ग जब अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे और एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो सभी में क्या है एकता बनी रहेगी, सभी अवयवों में। जैसे शरीर के अंग जो हैं ये आंगिक एकता के सिद्धांत की तरह हैं। जैसे शरीर में अपने जो अंग हैं प्रत्येक अंग अपना अपना कार्य करता है तो शरीर बिल्कुल सही चलता है। आँख अपना काम करेगी, कान अपना काम करेगा, नाक अपना काम करेगा, मुंह अपना, हाथ अपना काम करेगा, पैर अपना काम करेगा। तो शरीर के अंदर जैसे सभी अवयव मिलकर अपना अपना काम करते हैं तो शरीर के अंदर एकता बनी रहती है। एक चीज़ दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। हम देखते हैं कि जब हम एक हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो दूसरा हाथ कभी उसमें बाधा नहीं डालता या अपना हाथ रोकता नहीं है, वैसा नहीं करना है। तो सावयव एकता जो है सभी अंग अपना अपना काम करते हैं तो सारे अंगों में, सभी अवयवों में एकता बनी रहती है। तो उसी प्रकार प्लेटो के न्याय सिद्धांत में भी सभी के सभी अंग जब अपना अपना काम करते रहते हैं तो पूरे समाज में एकता बनी रहती है और समाज प्रगति की तरफ अग्रसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। देखो वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था कि सभी अंग अपना अपना कार्य करते हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं और ये किसी भी एक दूसरे वर्ग के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते, किसी तरीके की टांग नहीं अड़ाते। तो
ये न्याय सिद्धांत जो है अहस्तक्षेप का सिद्धांत है, मतलब कि कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग के अंदर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगा। जिसको जो काम सौंप दिया है वही अपना काम, उसी को वही काम करना है, कोई भी दूसरा वर्ग उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए ये अहस्तक्षेप का भी सिद्धांत है। और लास्ट है सामाजिक एकता का सिद्धांत। सामाजिक एकता में कि सारे के सारे अंग अपना अपना काम करेंगे तो सारों में एकता बनी रहेगी। जैसे सावयव एकता का सिद्धांत था, वैसे सामाजिक एकता, समाज में एकता बनी रहेगी। लोग जब अपना अपना काम करेंगे, दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो लोग भी आपस में जो है मिल के रहेंगे, सभी में एकता बनी रहेगी। अब जैसे यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे के काम में टांग अड़ाता है तो समाज के अंदर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो समाज की एकता टूटती है। लेकिन यहाँ प्लेटो कहता है कि जब अपना अपना सारे काम करेंगे और कोई एक दूसरे के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा तो लोगों में भी आपस में एकता बनी रहेगी। इसलिए जो है प्लेटो का ये सिद्धांत सामाजिक एकता का सिद्धांत भी कहलाता है। समाज में प्लेटो के न्याय सिद्धांत से एकता बनी रहती है। इस प्रकार जो है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की मूल विशेषताएं थी। सारी विशेषताएं प्लेटो के तीनों वर्गों पर ही डिपेंड कर रही हैं। तीनों वर्ग बस एक लाइन में कि तीनों वर्ग अपना अपना काम करें और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। अगर ये ऐसा करेंगे तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है, न्याय सिद्धांत की प्राप्ति यहाँ हो जाती है राज्य के अंदर। तो ये था प्लेटो का न्याय सिद्धांत और प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं। नेक्स्ट हम कल की क्लास में इसकी आलोचनाएं और अगला प्रश्न जो है प्लेटो का दार्शनिक राजा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।